नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मक्कर का आप लोगों को सारा नमस्कार। 2023-24 के लिए जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बजट की जो घोषणा की गई है, जिसका अप्लाई 15 सितंबर से लेके और 30 सितंबर के बीच मात्र 15 दिनों के लिए होगी। उसके लिए आपको विशेष रूप से तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि 2017-18 के आसपास में मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें सिर्फ SC/ST वाले लोगों के लिए 10 लाख रुपया मिलता था और उसमें 5 लाख रुपया माफ़ कर दिया जाता था और बाकी 5,84,000 किस्तों में देने की बातें थी। लेकिन इन दिनों जो है समय के हिसाब से EBC को जोड़ा गया, फिर उसमें महिला उद्यमी को जोड़ा गया, फिर युवा उद्यमी को जोड़ा गया। सब मिला के अभी जो है सो सभी वर्ग के लोगों के लिए यह योजना क्रियान्वित की जाती है। हर वर्ष, पिछले वर्ष भी की गई थी और इस वर्ष भी की गई है, जिसमें इस वर्ष जो उद्यमी योजना की घोषणा की गई है, जिसका एक नए गाइडलाइन आने की पूरी संभावना है। चूँकि पिछले दिन जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन में जो बातें आई है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां भी थी, उनको शायद इस बार दूर करने की बातें निश्चित रूप से होगी। क्योंकि सरकार जो है सो प्रतिबद्ध है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और बिहार में मूल रूप से जो इंडस्ट्री लगाने की बात है वो होना चाहिए। इन मुद्दों पर हम बार बार चर्चा करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिहार में कुछ न कुछ गतिविधियाँ बढ़े, क्योंकि सरकार का बहुत सारा पैसा इस पर खर्चा हो जाता है और खर्चा होने के बाद भी बहुत लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इससे थोड़ा सा विस्तार मिला है कि जब सभी समाज के सभी वर्गों को जब जोड़ा गया है, SC/ST, EBC, OBC और युवा जो कैटेगरी जोड़ते हैं, OBC और जनरल वाला और महिला वाला, ये सारे लोगों को जोड़ने से एक बड़ा स्कोप बन गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। या बिहार में जो हुनर की ज़रूरत है या जो लोग बाहर जाते हैं उनको रोक के यहाँ उनके हाथ में रोजगार देने की जो बात है वो बढ़ जाती है। और इस बार जो घोषणा होनी है उस गाइडलाइन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नई हो सकती है, चेंज हो। KYC में जो सो आधार, पैन, फ़ोटो, आपका बैंक अकाउंट, डेट ऑफ बर्थ, इन सारे चीज़ों का मेल आपको ज़रूरी है और ये इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर कुछ न कुछ विशेष बातें हो सकती है। GST, आपको पता है कि पिछले दिन भी GST, पिछले वर्ष भी GST नहीं लगा था, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनको GST ढोने की बहुत सारी बातें हो जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में कहा गया था कि जिनका सिलेक्शन होगा उन्हीं लोगों को GST बनाना है। तो हमें लग रहा है कि इस बार भी GST बनाने की बातें शायद नहीं रहनी चाहिए और नहीं आएगी। जातीय आवासीय का मैटर भी बनता है। आवासीय जहाँ के हैं वहाँ का तो आवासीय आपको देना पड़ेगा कम से कम, ताकि पता चले कि आप कहाँ के हैं और कहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो किस तरह का एरिया, वो आपका आवास किस तरह का है, उस पर चर्चा आपको करनी होगी। आवास के बाद आपको जाति का मैटर बनता है। जाति भी, चूँकि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग अप्लाई करने की बातें हैं, तो वो कैटेगरी के लिए जाति तो आएगा ही। और जाति में एक कंडीशन है कि जो युवा वर्ग, और युवा मतलब OBC और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए 1% जो सो ब्याज का प्रावधान है। इसलिए जब ब्याज लगेगा तो जाति प्रमाण पत्र इंडिकेट करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, तो जाति प्रमाण पत्र तो लगना ही लगना है। और जहां संभावित इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको जगह दिए हुए हैं या जगह लगाना है, उसका किरायानामा या अपना घर से संबंधित तो लीज अगर है या अपना रसीद है या किरायानामा, कुछ भी जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि मुझे लोन मिलता है तो इस जगह पे हम इंडस्ट्री लगाएंगे या यहाँ पे मेरा उद्योग खड़ा होगा, उसका आपका किरायानामा भी वहाँ पर देना पड़ सकता है, जिसकी अवधि 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 7 साल तक लोन का पीरियड रहेगा, तो कम से कम 7 साल से अधिक के समय के लिए वो किरायानामा में वो जगह इंडस्ट्री के लिए नामित होनी चाहिए। उसके बाद इस बार प्रोजेक्ट में कुछ प्रोजेक्ट चेंज भी हो सकता है, कुछ नया एडिशन हो सकता है, कुछ एबॉलिश भी ना, कुछ प्रोजेक्ट को हटाया भी जा सकता है। इस बात को मान लीजिए, चूँकि बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा है जो युक्ति संगत नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट को पिछले दिन स्क्रूटनी का छांट दिया गया था और इस बार कुछ नए प्रोजेक्ट को लाने की बातें भी हो रही है। क्योंकि बहुत सारा युवाओं के मन में अपने मन के मुताबिक प्रोजेक्ट नहीं होता, तो हो सकता है कुछ उसमें अमेंडमेंट की बातें। और हाँ, एक चीज़ और बातें आई है कि प्रोजेक्ट में उसके अमाउंट इंडिकेट होंगे। DPR में मशीन टूल्स ऑलरेडी इंडिकेट होंगे। जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस प्रोजेक्ट में
भरने के बाद प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपुलेट होना चाहिए, जैसे कि बातें चल रही है। और दूसरी बात है कि वहाँ डीपीआर भी आपको वहीं पे दिखाई दे देगा, जो आप किस तरह का मशीन उसमें लगेगा, कितना का मशीन लगेगा, वो आपको बाहर से सोचने और विचार करने की जरूरत, उसी एप्लीकेशन फॉर्म में ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में लगाने के बहुत सारा लोग को परेशानी होती है। और अमाउंट भी हो सकता है अंतर हो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में एक ही अमाउंट से काम नहीं चलता है, कभी कभी पैसा कम पड़ जाता है, कभी कभी अधिक पड़ता है। तो वहाँ पे दोनों फंड डाइवर्सन की बातें होती है, और फंड डाइवर्सन को बचाने के लिए सरकार जो है तो बहुत सारा सोच विचार का स्क्रूटनी करके इस बार ऑनलाइन की परंपरा को बरकरार रखते हुए शोधित रूप से इसको लागू करने की बातें लगभग तय की जा रही है। हो सकता है आपको 2-3 दिन में गाइडलाइन भी आ ही रहा है, आपको गाइडलाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। डीपीआर भी वो प्रोजेक्ट में ही पहले से डिफाइंड रहेगा, जो करना है पहले से डिफाइन कर लीजिए, उसके अनुकूल ही आपको काम करना, और डाइवर्शन माइंड में मत रखिएगा। और जो सिलेक्शन का जो प्रक्रिया था वो लॉटरी सिस्टम से ही होने का बात है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ संशोधन होने की बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे अंगूठा छाप लोग भी हैं जिनको सिर्फ सिग्नेचर करने आता है, जिनको साइन भी ठीक से नहीं करना था, इंटर पास किए हुए हैं, तो उनको भी मिल जाती है। अच्छी बात है, वो लॉटरी में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनके सजगता और उद्यमी का गुण नहीं होने की वजह से वो फंड डाइवर्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं होती, फैक्ट्री नहीं लगता है, या उनको लगाने का इच्छा नहीं रहता है, और उनको सजगता नहीं रहती है। इसलिए हो सकता है इस बार कुछ सिलेक्शन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ संशोधन की बातें भी हो सकती है। जो एक आजकल में गाइडलाइन आ ही रही है वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कमोबेश वही प्रक्रिया रहनी चाहिए। प्रोजेक्ट में जो विचार कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी आप एकत्र कर लीजिए, और उसी के हिसाब से आप जब भी गाइडलाइन होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन की, यानी केवाईसी के या डॉक्यूमेंट के जो इनक्लोजर है उसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। जाति आवासीय आरोप का मैटर है ही, वो पहले से बनाइए। डेट ऑफ बर्थ का जो मैटर है वो अपना मिला लीजिए, अगर अंतर है तो आप आधार के हिसाब से, एजुकेशन प्रूफ के हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट को मैच करा लीजिए, क्योंकि ये इसके बगैर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। इंडस्ट्री लगाने ही पड़ेंगे अब की बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्री नहीं लग रहे हैं। हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रामाणिकता सामाजिक स्तर पर जो बातें सुनाई पड़ती है, बिहार स्तर पर जो दिखाई दे रही है, बिहार स्तर पर बहुत कम मुद्दे में जो 100% इंडस्ट्री लगाने के लिए मूर्त रूप से अपने को देखते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इंडस्ट्री लगाएं। इस बार सरकार भी इस मामले में पूरी कमर कस के करेगी तैयारी कि बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में लोग कारोबार करें। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती है तो उनकी निगरानी भी करी की जाएगी, वसूलने की बातें भी की जाएगी, और वैसे लोग जो इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं उन पर कुछ न कुछ विशेष कार्रवाई की इस पर व्यवस्था रही, क्योंकि सरकार जो है सो जाँच करते करते बहुत सारा परेशान है, और जो रियल लोग हैं उन लोग को इंडस्ट्री नहीं लग पाती है, उन लोग को पैसा नहीं मिल पाता है। तो कुछ न कुछ सरकार को इस पर हमारे समझ से विचार करनी चाहिए, या विचार तो बड़े स्तरीय लोग हैं उन लोग का विचार में आ ही रहा होगा कि रियल लोगों को इंडस्ट्री के लिए प्रमोट करना है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का गुण रखते हैं, और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए थोड़ा भी मादा रखते हैं कि बिहार में अगर चेंज करने के लिए हमारी कुछ सोच है तो हम इस सोच पर काम करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, गाइडलाइन तो आपको कल परसों में आ ही जाएगी, फिर विशद रूप से कोई चीज़ें आएगी तो हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक नमस्कार, जय हिंद।